91 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या कितनी है? 4 उप गवर्नर। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी में कमी का अनुमानित प्रतिशत कितना था? तो 24.8% से लेकर 14.96%। निजीकरण 1991 की नई आर्थिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ था। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का एक रूप नहीं है? संप्रभुरण नहीं है, यानी कि विनिवेश रणनीतिक बिक्री और परिसंपत्ति मुद्रीकरण है निजीकरण का एक रूप। सहकारी समितियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सहकारी समिति के सदस्य। गिनी गुणांक का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? आय असमानता। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखे। बैंकिंग क्षेत्र में किया गया यह प्रमुख सुधार क्या है? ब्याज दरों का विनियमन। मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 29 तक भारत की अवसंरचना में निवेश जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना बढ़ने की अपेक्षा? 6.5%। 1970 के दशक तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भारतीय उद्योग में प्रमुख हो गई थी। उन्हें अक्सर किस आलोचना का सामना करना पड़ता था? तो परिचालन अक्षमता, कम उत्पादकता और वित्तीय घाटा। देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? गरीबी हेडकाउंट अनुपात। निम्नलिखित में से एमएसएमई की कौन सी श्रेणी उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर एमएसएमई पंजीकरण का प्रमुख हिस्सा बनाती है? सूक्ष्म। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र। भारत ने स्वतंत्रता के बाद आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकीकरण की नीति अपनाई। 1980 के दशक तक आईएसआई के नेतृत्व वाली निकाय नीति के समक्ष निम्नलिखित में से क्या सामान्य बाधा थी? तकनीकी पिछड़ापन। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1980 से 91 के दौरान 5.6% से बढ़कर 2007 से 12 के दौरान 8.2% हो गई। निजीकरण आंशिक हो सकता है, जिसमें निजी क्षेत्र की अल्पमत हिस्सेदारी हो सकती है। किसी पीएसयू को निजीकृत माने जाने के लिए उसमें सरकार की हिस्सेदारी की सीमा क्या है? 51% से कम। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीनों सही है। डब्ल्यूटीओ समझौते अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं में व्यापार को भी कवर करते हैं। इसका उद्देश्य टैरिफ के साथ साथ नॉन टैरिफ बाधाओं को दूर करना और सभी सदस्य देशों को अधिक बाजार प्रदान करना है। भारत ने आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाकर और टैरिफ दरों को कम करके डब्ल्यूटीओ में किए गए व्यापार के उदारीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखा है। 1991 के सुधारों ने उद्योगों के विनियमन को बढ़ावा दिया। 1991 के सुधारों के बाद कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहा? परमाणु ऊर्जा। केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश की गई टन भार कर योजना के क्षेत्र पर कर लगाने से संबंधित है? तो पोत परिवहन गतिविधियां। निम्नलिखित में से किन करों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो अतिरिक्त सीमा शुल्क, राज्य वीएटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। 2017 में किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक एचडीआई सबसे अधिक था? तो केरल। बैंकिंग सुधार 1991 के आर्थिक सुधारों का हिस्सा थे। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1991 बैंकिंग क्षेत्र के उदारीकरण की अनुशंसा करी थी? नरसिम्हम समिति। स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई? पंचवर्षीय योजना। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्नलिखित में कितने प्रतिशत वृद्धि का प्राकलन किया गया? 6.5%। योजना आयोग ने भारत में पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए परिप्रेक्ष्य नियोजन नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिप्रेक्ष्य नियोजन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? दीर्घकालिक राजनीतिक योजना। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है? तो लोरेंज वक्र।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है? तो निरपेक्ष निर्धनता में एक निश्चित प्रवाह सीमा का उपयोग किया जाता है। सापेक्ष निर्धनता में समाज के भीतर व्यक्तियों की तुलना करी जाती है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण तीव्र औद्योगिकरण हुआ, ऊर्जा गहन क्षेत्रों का विस्तार हुआ। भारत ने औद्योगिक विकास, ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए कौन सा बाजार आधारित तंत्र अपनाया? तो प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना। निम्नलिखित में से कौन भारत में संविदा कृषि की विशेषता है? कंपनियों द्वारा निश्चित बाय बैक दर। भारत में समय के साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? माध्यमिक। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकीय संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो गरीबी अंतराल सूचकांक। भारत ने भुगतान संतुलन के गंभीर संकट को दूर करने के लिए 1991 में संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की। किस वैश्विक संस्था ने भारत के 1991 के सुधारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का मुख्य कारण है? तो उनकी कार्यप्रणाली और परस्पर निर्भरता को समझना। कौन सा उद्योग क्लस्टर विकास से निकटता से संबंधित है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है? वस्त्र और परिधान। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कारक भारत को विदेशी निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने के लिए अनुकूल हैं? तो केवल एक और दो। भारत की मजबूत आर्थिक आधारभूत और अविरत संरचनात्मक सुधार। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एफडीआई का प्रमुख लाभ क्या है? तो प्रौद्योगिकी और रोजगार तक पहुंच। विस्तृत अर्थव्यवस्था की अवधारणा भारत की प्रारंभिक योजना रणनीतियों का केंद्र थी। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द का क्या अर्थ है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में नई आय सीमा क्या थी जिस तक व्यक्तियों को नई व्यवस्था के तहत आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई? तो 12 लाख। राष्ट्रों में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की शुरुआत करी। कि निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र था? तो आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन। हरित क्रांति की सफलता संस्थागत सपोर्ट पर आश्रित थी। भारत में कृषि अनुसंधान और HYV बीजों के प्रसार में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ICAR। निम्नलिखित में से कौन सी जीविका खेती की विशेषता नहीं है? उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग। भारत में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी? द्वितीयक क्षेत्र। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत वैश्विक व्यापार समझौतों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल हुआ। वैश्विक व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत 1995 के संगठन में शामिल हुआ? WTO। वैश्वीकरण के कारण BPO उद्योग का उदय हुआ। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO की मुख्य विशेषता क्या है? भारत से विदेशी कंपनियों को सेवाएं प्रदान करना। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक संकेतक। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन आया? काफी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के दौरान रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया गया। उनके अति उपयोग का परिणाम क्या हुआ? तो मृदा लवणता। भारत में निजीकरण के लिए विनिवेश को एक साधन के रूप में अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विनिवेश को सर्वाधिक सटीक रूप में परिभाषित करता है? सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचना। वैश्वीकरण से तात्पर्य दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से। निम्नलिखित में से कौन सी 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख वैश्वीकरण रणनीति थी? तो व्यापार बाधाओं को कम करना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अंतिम वस्तु है? बिस्कुट। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचकांक GII द्वारा मापा नहीं जाता? तो शुद्ध पेयजल तथा अभिगम्यता। निजीकरण में उद्यमों का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाता है। निजीकरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? कार्य कुशलता में सुधार करना, सरकारी बोझ कम करना।
निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की गणना में उपयोग किए जाने वाले 10 संकेतकों में से एक नहीं है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है? सूती कपड़ा बुनना। हरित क्रांति की तकनीकें अत्यधिक रूप से इनपुट पर आश्रित थीं और पैमाने के प्रति संवेदनशील थी। छोटे और सीमांत किसानों को हरित क्रांति की तकनीकें अपनाने में चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ा? तो उच्च इनपुट लागत और ऋण की अनुपलब्धता के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? वस्तु एवं सेवा कर। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे अधिक था? बिहार। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसने खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता दी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसे महालनोबिस योजना के रूप में जाना जाता है, तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। 1991 के सुधारों ने दक्षता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कर नीति और परिवर्तनों को जन्म दिया। 2017 में लागू किए गए किस कर सुधार का उद्देश्य भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत करना था? तो GST। भारत में कौन सी क्रांति मत्स्य उद्योग के विकास से संबंधित है? तो नीली क्रांति। इसी के साथ हमारी इकोनॉमी के जितने भी PYQ आए थे अभी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।